आइए आज का कार्यक्रम देखते हैं। आज के कार्यक्रम में क्या विद्युतीय विभव एवं संधारित्र के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो भी आज तक पूछे गए हैं, कब से 9 से 22 तक। स्टार्ट किया जाए। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कब पूछा है, पहले ये सवाल है। 2021, 19 और 2016 तीनों साल पूछा है। एक ही चीज पूछा और 5 नंबर में पूछा है। क्या कह रहे हैं? दो छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव, वही कहानी, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। और इसमें भी क्या कर रहा है? किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सिर्फ इसमें एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ दिया है इसको। ये ऑलरेडी हम लोग 2 मार्क्स में पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी देखते हैं। शुरू किया जाए। इसके 2 पार्ट्स बना लिए, ये हमारा पहला और दूसरा। किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव, किसी बिंदु की बात कर रहा है। किसी बिंदु का मतलब क्या होता है? देखिए सब, चलिए इसको तो देखेंगे ही। सबसे पहले विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव क्या होता तो है, सिंपल सा चीज है कि यदि 2 समान परिमाण के आवेश, लेकिन प्रकृति उनकी क्या होनी चाहिए? विपरीत, एक दूसरे के उल्टी। यदि एक धन आवेशित है, एक दूसरा ऋण आवेशित है, तो इनके एक साथ एकदम काफी पास आने पे जो एक निकाय बनता है उसी को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो कह सकते हैं जब समान परिमाण के 2 आवेश जो प्रकृति में क्या हो? विपरीत हो, अर्थात एक धन आवेशित हो, दूसरा ऋण आवेशित हो। कह सकते हैं एक ऋणात्मक और दूसरा हमारा क्या हो? धनात्मक आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाए, बहुत ही कम दूरी पे, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं या द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक आवेश है, कौन सा? ऋण आवेश है। ये हमारा धन आवेश है। इन दोनों को बहुत ही कम दूरी, कितने पे? 2a पे रखा गया है। तो ये जो बना एक सिस्टम बना, ठीक है, एक निकाय बना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। जिसके विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र भी कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, इसके कारण इतने सारे विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो इसके कारण जो क्षेत्र बनेगा उसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुव का क्षेत्र बोलेंगे। चूंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि एक धन आवेशित है, एक हमारा ऋण आवेशित है, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको? शून्य मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कुल आवेश किसी द्विध्रुव के ऊपर क्या होता है? शून्य होता है। तो कह सकते हैं द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन इसका क्षेत्र शून्य नहीं होता। क्षेत्र शून्य होता तो ये लकीर कहां से खींच लेते? ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और ये कब पूछा है? 2 मार्क्स के अंदर 19 में और 15 में 2 नंबर में पूछे हुए। सिर्फ इतू सा चीज, इतू सारा आप चीज लिख के आएंगे तो वहां भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव। किसी बिंदु का मतलब क्या? जैसे मान लो ये हमारा एक द्विध्रुव है -q और ये हमारा +q। अब ये हमारा क्या है? द्विध्रुव है, इसका ये केंद्र है। किसी बिंदु पर मतलब वो बिंदु यहां भी हो सकती है। तो ये बिंदु को कैसे बताओगे आप? ये बिंदु कहाँ है? तो इसके बताने के लिए हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, जिसको हमने r माना, और एक थीटा भी चाहिए हमको, एक एंगल भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दूरी तो, ये r दूरी तो यहां भी हो सकती थी ना, ये भी तो r दूरी पे ही है, लेकिन यही वो बिंदु है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक कोण चाहिए, थीटा चाहिए। तो उसी चीज को यहां बनाया गया। ये फिगर आपको समझना है और याद होगा द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। मतलब यहां पे यदि कोई आवेश है तो यहां से हम चाहते हैं इस दूरी पे, r दूरी पे विद्युत विभव निकालना, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ये। तो यहाँ पे द्विध्रुव के अंदर हमारे पास कितने आवेश होते हैं? एक ये वाला बहादुर और दूसरा ये वाला बहादुर होते हैं। अब इस बहादुर के कारण इस बिंदु पे, मान लो ये हमारा आवेश है, इस बहादुर के कारण इस बिंदु पे, उसी तरह यदि हम इसको मिटा दो, मिटाना लगाओ और मिटाओ, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे एक बार निकालेंगे तो इसको हमने मान लिया r1, और उसी तरह इस आवेश के कारण इसी बिंदु पे हमको चाहिए, तब तो ये दोनों द्विध्रुव मिलके ही एक द्विध्रुव बनेंगे, दोनों आवेश मिलके। तो इसके कारण इस बिंदु पे और इसके कारण इस बिंदु पे, तो यहां से यहां तक के लिए आवेश तो हमको चलो पता है, लेकिन ये क्या दूरी पता है? इस वाले से लेके इस वाले तक तो नहीं पता। इसको हमने क्या लिख दिया? r2 लिख दिया। और इसका नाम क्या रखेंगे? pb या bp। चलो bp, क्या बीपी हमको नहीं पता, हमको क्या पता होता है? सिर्फ ये r पता होता है, ये थीटा पता होता है कि कितने के कोण पे ये रेखा उस बिंदु से जाके मिलती है।
तो यदि हमको ये पता है तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। यदि ये थीटा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए थोड़ा कलर चेंज किए रे। यदि इस लाइन पे, ये जो हमारा ओपी वाला लाइन है, इसके ऊपर एक लंब हम खींचे जो इस वाले बिंदु से पास करे, तो ये जितनी दूरी होगी P से B तक की, वही दूरी हमारी किसके बराबर होगी, P से D तक की। तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो dP लिख ले। अब dP बराबर क्या होगा, हमको पता क्या है, R पता है। ये दूरी पता है क्या, अभी तो फिलहाल नहीं पता है, लेकिन इसको पता करेंगे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 2a। तो ये आधे से दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी a। तो यदि ये है और ये थीटा पता है और ये क्या है 90 पे, तो ये वाली जो भुजा होगी वो बन जाएगी a cos थीटा। उसी तरीके से ये थीटा हमारा यहां से यहां तक की दूरी कितनी a, तो ये वाला जो है बहादुर कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा हमारा a cos थीटा। तो यदि हम लिखना चाहें किसको, P को, B से P को, मतलब D से P को, तो हम ये लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो क्या बचेगा, ये ऊपर वाला बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, OP माइनस OD। OP तो हमको पता है, O से P तक की दूरी R है, तो R, और OD कितना है, यहां से यहां तक की दूरी a cos थीटा माइनस a cos थीटा। तो हमको R2 पता चल गया, किसमें, R में, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है 2a उसके में, और थीटा के टर्म में। उसी तरह R1 भी हम निकालेंगे। तो R1 निकालने के लिए इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इतना आगे बढ़ाओ कि यहां से इसके ऊपर लंब खींचा जा सके, और इसको जाकर कहाँ मिला दी, इस वाले पॉइंट से। तो ये जो मिला, तो उस समय हमारा ये C से लेके P तक की दूरी किसके बराबर होगी, यहां से A से लेके P के बीच की दूरी। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमको दूरी चाहिए कितना था, PA। चलिए PA चाहिए, और PA किसके बराबर होगा, PC के। और PC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी प्लस ये से ये दूरी। ये वाली दूरी हमारी कितनी, a cos थीटा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R। जिसको हम PC को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना, PO प्लस OC। अब PO कितना है, P से O तक की दूरी R, अब प्लस O से C तक की दूरी a cos थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, R1 के। यदि इतना आप समझ लेते हो तो इसके बाद कुछ भी करने के लिए नहीं बचा हुआ है। अब देखते इसी का आगे हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, समझ के रखिएगा। अब यहाँ पे सेम फिगर है हमारे पास, तो यहाँ पे R1 अभी जस्ट निकाले थे, कितना निकाले थे, R प्लस a cos थीटा, और R2 बराबर कितना निकाले हैं, अभी तुरंत निकाले हैं, R2 बराबर R माइनस a cos थीटा, अभी जस्ट निकाले हैं, जस्ट पीछे R माइनस a cos थीटा। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सुंदर से लिख लेते हैं, इरेजर लगाओ। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, R माइनस a cos थीटा के बराबर। R माइनस a cos थीटा, ये R प्लस a cos थीटा। अब इस आवेश के कारण, ये जो हमारा माइनस Q वाला आवेश है, इसके कारण इस बिंदु के ऊपर P जो हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर विद्युत बल कितना होगा, विद्युत विभव कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये फॉर्मूला है, इसमें Q की जगह पर कितना रखा हो, माइनस Q, तो यहाँ लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बाई R की वैल्यू कितनी है, R1 के बराबर था, R1 लिखते। उसी तरह जब इसके लिए लिखते तो क्या लिखते यहाँ पे, तो इसका हमने नाम रख लिया चलो V1। अब इसके लिए लिखते तो V2 बराबर क्या लिखते, सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, क्योंकि ये प्लस है, यहां से यहां तक की दूरी R2, तो लिखते यहाँ पे R2, इतना लिख दिए। अब चूंकि हमारा विद्युत विभव जो होता है वो अदिश राशि होती है, तो सीधा सीधी दोनों को जोड़ देना, मतलब 1 + 1 बराबर 2, ये अदिश की कहानी। तो यहाँ लिख दिए V1 प्लस V2 बराबर कितना, V1 कितना, ये हमारा, इसको लिखे, प्लस V2 30, इसको लिख दिए।
अब इस दोनों में कॉमन क्या है, Q दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो सबको बाहर रख लिए। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बच गया 1/r² और यहां से -1/r1 1/r2 और यहां से बच गया -1/r1, इसको यहां लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा, r1 r2, सॉल्व करेंगे r1 -r2, ये कहानी। अब इसके अंदर अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं r1 और r2 की वैल्यू, r + a cos थीटा, r - a cos थीटा, चिपका दिए r + a cos थीटा और r - a cos थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो r से r साफ हो जाएगा, बचेगा यहाँ से क्या 2a cos थीटा, और नीचे हमारा ये फॉर्मूला बनता है, जैसे ये का भी फॉर्मूला देखोगे a + b इंटू a - b, क्या होता है ये a² - b², तो उसी को लिखा a + b, ये पूरा को b मान लिए, इस r को a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a + b a - b फॉर्मूला लगा दिए, तो a² a cos थीटा का स्क्वायर मतलब a² cos² थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब ये q को हम अंदर उठा के लेके चले गए और 2a × q लिख दिए, q × 2a, ये क्या होता है हमारा p के बराबर होता है, जानते हैं, तो यहाँ से इसको p के बराबर लिख दिए और cos थीटा का cos थीटा, नीचे जो था वो था। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया, कहाँ पे, इस पॉइंट पे विद्युत विभव क्या होगा, यहां तक। अब आगे चलते हैं, अब हमारा ये तो निकाल चुके इतना होगा, तो यदि हमारा क्या है, ये जो द्विध्रुव है वो बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, 2a का मान जो होगा वो r से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, मतलब 1 करोड़ में से 1 पैसा को घटाएंगे तो उसको 1 करोड़ ही बोलेंगे। तो कह सकते हैं छोटे द्विध्रुव के कारण हमारा r² - a² बहुत बड़े में से बहुत छोटे को जब माइनस करेंगे तो उनको बड़ा वाला ही मिलेगा, तो इसको इक्विवेलेंट ये हो जाएगा r² के। तो इस पूरे के जगह पे हम किसको लिख दिए, r² को लिख दिए और p cos थीटा जस का तस। अब बात आती है अक्षीय रेखा की और निरक्षीय रेखा की। अक्षीय रेखा का मतलब क्या, ये हमारे पास -q, ये हमारे पास +q, इसको मिलाने वाली रेखा पे कहीं भी यदि हम किसी पॉइंट को लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा अक्षीय रेखा कहलाएगा, अक्षीय रेखा पर। और यहाँ पे यदि इसके परपेंडिकुलर लंबवत किसी पॉइंट को मान लो हम लिए, ये B पॉइंट, ये हमारा A पॉइंट जो लंबवत है इसके ऊपर, तो इसको बोलेंगे इसका निरक्षीय रेखा के ऊपर। तो ये देखोगे तो कितने का एंगल बना रहा है, 90 का, तो ये 90 का, और ये रेखा 90 बना रहा है, तो छोटा करोगे तो ये 45, 30, 15, और जो ही इस लाइन के ऊपर आ जाएगा तो कितने का एंगल, 0, ये हमारा 0। और cos 0 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1 होती है, इसमें चिपका देंगे, इसके यहाँ पे कितना 1 रख दिया तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। तो अक्षीय रेखा पे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अक्षीय रेखा के लिए विद्युत द्विध्रुव क्या होगा या निरक्षीय रेखा के लिए। अब चूंकि ये हमारा cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो इसके जगह पे हम 0 रखेंगे तो सारे को 0 से गुणा कर देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा निरक्षीय रेखा के ऊपर 0। अब cos थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 से किसी को भी गुणा करोगे तो 0 ही देगा ना, तो निरक्षीय रेखा पर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इतना आपको लिखना है तो आपको मजा आएगा। चलिए आगे हमारा क्या रहा है, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, क्या रहा है, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। अच्छी बात है, पहली बात है, ये 2 नंबर में ही पूछे हुए कई बार। अगला क्या है, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक है, संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, अब व्यंजक स्थापित करना है तो कर लेंगे, संचित ऊर्जा का हम लोग जानते हैं, ये भी हमको लगता है 2 नंबर में पूछे हुए। और तीसरा क्या है, दिखाए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का घनत्व इसके बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², जहां E हमारा क्या है, प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र। इतना सारा लंबा सारा 5 नंबर में पूछा गया, 2018 में पूछने को। चलो देखते हैं, तो इसका हमने 3 पार्ट बना दिया। पहले पार्ट में क्या है, संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें। दूसरे में हमने क्या किया, किसी समानांतर प्लेट के संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करें। तीसरे के अंदर हम लोग क्या ऊर्जा का घनत्व के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², इसको प्रूफ कर लेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं। पार्ट वाइज करने का ये मकसद होता है कि यदि इसमें से कुछ हिस्सा यदि 2 नंबर में भी पूछे तो वहां भी आप बना सको। चलिए पहला ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में कब पूछा है, 2021 के अंदर, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, धारिता क्या होती है, किसी चालक की धारिता मतलब होता है कि किसी चालक की धारिता का मतलब है कि आवेश को धारण करने की क्षमता, कोई भी आवेश को, मतलब कोई भी चालक कितना आवेश को अपने पास रख सकता है, वो उसे क्या कहलाता है, धारिता का कह सकते हैं। धारिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धारण करने की क्षमता। अर्थात चालक की
धारिता से अभिप्राय है कि चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता। और विद्युत धारिता का और क्या होता है, आवेश बटे विद्युत विभव, या लिख सकते हैं C = Q/V, पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, C = Q/V। अब इसका यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, ये भी जानते हैं। और 1 फैराड बराबर क्या होता है, आवेश का कूलम्ब, और V विभव का हमारा क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट हमारा होता है, तो कूलम्ब वोल्ट पर वोल्ट को 1 फैराड भी कह सकते हैं। अब इसका विमीय सूत्र आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, कैसे निकलता है, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है, जाके 2 नंबर में देखना है। और ये हमारी एक क्या होती है, अदिश राशि होती है हमारी धारिता। तो हमको उम्मीद है कि धारिता से आप क्या समझते हैं, कुछ समझ गए होंगे, तो समझ गए तो आगे चलते हैं, नहीं समझे तो वापस से देख लीजिएगा, समझ में आएगा। अब क्या रहा है, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। समानांतर प्लेट की बात करें तो वहां पे जो हमारा C की जो वैल्यू होती है वो होती है ε0 A/d, ये आपको 2 नंबर में प्रूफ किया जा चुका है। और हमारा विद्युत विभव बराबर कहीं पढ़े होंगे, E जो हमारा होता है V/d के बराबर, यहाँ से V बराबर E × d, तो एक हमारा इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब क्या कर सकते हैं, संचित ऊर्जा का इक्वेशन जानते हैं, ½ CV², कभी सुने हैं, तो यहाँ से C की वैल्यू चिपका दो, यहाँ से V की वैल्यू चिपका दो, चिपका दिए, निकाल दिए, कितना आ गया 1/2 ε0 E² A × d। ये किसके लिए आया, यहाँ करोगे चिपकाओगे तो नहीं आएगा, A/d, और यहाँ E² D², तो एक D से ये D साफ, तो D सिंगल बचेगा, A भी हमारा E² का E²। तो ये किसके लिए है, समानांतर प्लेट, ऐसा कुछ प्लेट होता है, ठीक है, जिसमें D क्या बताता है, 2 प्लेट के बीच की दूरी, और A क्या बताता है, ये इसका क्षेत्रफल बताता है, और ε0 क्या बताता है कि उसके अंदर कौन सा माध्यम को रखा गया, कौन सा वैद्युत को रखा गया है। तो इतना आप लिख दोगे, सफिशिएंट है। अब तीसरा कह रहा है, दिखाएं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व इतने के बराबर होता है, मतलब ऊर्जा घनत्व इतने के बराबर होता है। तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। U से हम ऊर्जा को लिखते हैं, एनर्जी को, और AD हमको क्या बताता है, A से क्षेत्रफल और D से उन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इस एरिया से इन दोनों के बीच की दूरी को गुना कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका आयतन मिलेगा। तो ऊर्जा बटे आयतन ध्यान रखोगे, AD क्या हुआ, 2 प्लेटों के बीच के स्थान का आयतन, तो AD हमारा आयतन बताता है। तो ऊर्जा बराबर हम लोग पढ़े हैं कभी, U बराबर Q²/2C या ½ CV²। अब हम इसको लेके चलते हैं, Q बराबर कितना, यहां से देखते हैं, C बराबर क्या होता है ε0 A/d, अब जस्ट पीछे भी देखे थे। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों के बीच का, यदि 2 प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो एक प्लेट के कारण होता है, कितना होता है, σ/2 ε0, और इसके कारण यदि इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में σ/2 ε0, और दोनों मिल के बनाते हैं कितना, बीच में σ/ε0। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो किसी वीडियो में दिखेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं इतना। और Q हम लोग जानते हैं, आवेश का घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, तो यहां से Q बराबर लिखा जा सकता है इतना भी। और हम लोग जान रहे हैं कि ये यहां से चिपका दिए E की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये हमारा हो गया ε0 EA, ε0, हाँ, इसको यहां से लाके इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ε0 E × A का A। तो यहां से दोनों चीजों को लेके चलते हैं, Q के जगह पे हम इसको चिपका दिए, ε0 EA, ε0 EA का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और C कहां से C = ε0 A/d। अभी जस्ट पीछे भी देखे थे, धारिता के लिए ε0 A/d किसके लिए, समानांतर प्लेट के लिए, इसको यहां लगा डाले। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ε0 का स्क्वायर E² A², और नीचे से क्या 2 ε0 A, और D ऊपर जाएगा तो D, तो इसको यहाँ करेंगे तो D का ऊपर चला गया। अब यहाँ से जो था वो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचेगा क्या, ε0 E² A, और ये वाला D, और नीचे का 2, ये हमारा आ गया। तो कह सकते हैं ऊर्जा का घनत्व बराबर कितना, ऊर्जा बटे आयतन, और इसकी वैल्यू कितनी निकाल के आई, ये हमारा हो गया U का वैल्यू, यहाँ से निकाले U का वैल्यू, और AD को AD रखे थे, A से A कट गया, D से D कट गया, यहाँ से क्या बच गया, ε0 E²/2 ε0 E²/2। यही तो हमको चाहिए था। तो हर एक स्टेप को आराम से देखिए, हर एक से आपको एकदम साफ साफ लिखा गया
कि कहाँ कौन किसके साथ कटा, कौन आया, क्यों आया, ये सारे फॉर्मूले आप यूज कर चुके हो पहले। अब एनर्जी डेंसिटी का भी तो जस्ट देख लिया हमारा कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। यदि किसी माध्यम की बात की जाए, कोई माध्यम दिया रहेगा तो वहां पे माध्यम के लिए हम क्या यूज करते हैं, के। तो ऊर्जा घनत्व हमारा क्या हो जाएगा, के से गुना कर देंगे तो ये हमारा ऊर्जा घनत्व किसी माध्यम के लिए हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है, ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा का क्या होता है जूल, और आयतन का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। यहां से हम लिख सकते हैं जूल पर मीटर क्यूब। अब इसका यदि हमको डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो डायमेंशन फार्मूला ऊर्जा के लिए क्या होता है, mL2T-2, और इसका हो जाएगा L क्यूब। इसको लिख सकते हैं mL-1T-2, mL-1T-2। तो ये डायमेंशन याद नहीं, विमीय सूत्र याद रखने की झंझट नहीं है। आप फॉर्मूला आप याद रखते हो तो आपको किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र निकाला जा सकता है। ये ठीक है, छोटा सा चीज था। अब ये हमारा क्वेश्चन है, चलो कलर को थोड़ा बदलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ब्लू ब्लू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में P तथा Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए जहां C1, C2, C4 और C5 की वैल्यू कितनी दी गई, 4 माइक्रोफैराड, और C2 की वैल्यू दी गई 10 माइक्रोफैराड। मतलब इस P और इस Q के बीच हमको क्या निकालना है, समतुल्य धारिता। मतलब इस सारे को हटा के एक बहादुर रहता तो वो कितने का रहता, यही पूछा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम रंग बिरंगा को सही करते हैं। इस वाले पॉइंट को P बोल दिए, ये P से हमारे कितने, एक इस साइड निकला, एक इस साइड निकला, तो हम इस यहाँ से 2 को लगा लिए, एक ये, एक दूसरा हमारा ये। अच्छी बात है। अब क्या हुआ भैया, ये गया इस वाले पॉइंट पे, तो इसको नाम चलो हम A रख लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम नाम B रख लेते हैं। तो ऊपर वाला जो गया कहाँ गया, B पे, और नीचे वाला कहाँ गया, A पे, और A और B के बीच में 1 लगा हुआ है, लगा दिए। अब B से 1 बहादुर गया, ये हमारा C3, B से 1 गया इधर, और ये जाकर किससे मिल गया, Q के साथ मिल गया, Q से मिल गया। उसी तरह A से 1 निकला, वो C5 हमारा, और वो भी जाके किससे मिल गया, Q से मिल गया। मतलब इससे 1 निकला और ये जाके किससे, Q से मिल गया। तो ये हमारा कहानी में है। तो ये वाला C1, ये हमारा C4 B के पास गया है, तो ये हमारा C4, और C4 की वैल्यू कितनी दी गई है, C4 की वैल्यू दी गई है 4 माइक्रोफैराड, और ये हमारा नीचे वाला C1 की वैल्यू दी गई है, ये भी हमारा 4 माइक्रोफैराड, और ये हमारा है कौन सा है भैया, B से Q को जा रहा है, B से Q जा रहा है, वो हमारा है C3, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये भी हमारा 4 माइक्रोफैराड, और A से जो Q को जा रहा है, A से Q को जा रहा है, वो हमारा है C5, और इसकी भी वैल्यू कितनी दी गई है, 4 माइक्रोफैराड, C5 दी गई है। और C2 जो हमारा कौन सा है, बीचों बीच है, C2 बराबर कितना दिया गया है, 10 माइक्रोफैराड। इतना देख के रखा है। अब सुंदर सा हो गया। अब देखेंगे इन दोनों का रेशियो C4/C1 क्या बराबर है C3/C5 के, तो 4/4 1, 4/4 1, मतलब बराबर। इसका मतलब हुआ कि ये जो बीच में बहादुर बैठा है इसका कोई मतलब नहीं है। अब उसको हम हटा के काम करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, एक ये ठीक, ये हमारा कितना का, 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 4 4 4, ये हमारा पॉइंट है P, ये हमारा पॉइंट है Q। अब देखते हैं ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। ये दोनों जुड़े हुए हमारे किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो कैसा होता है फॉर्मूला हमारा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला होता है। तो C1 की जगह कितना है, 4 माइक्रोफैराड, और ये भी हमारा 4, यहाँ पे लगाते तो कितना होता है, 1/4 प्लस 1/4, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, मतलब 2 माइक्रोफैराड। वही कहानी यहाँ भी है, 4 4 का ही है, तो इस दोनों को भी हटा के कितना लिखते, 2, तो यहाँ से चलते तो हम लिखते 1 बहादुर यहाँ और 1 बहादुर हमारा यहाँ, ये भी 2 का, ये भी 2 का, और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं।
तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 मतलब 2 प्लस 2 मतलब 4 माइक्रोफैराड। तो इसका समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 4 माइक्रोफैराड की, तो 4 माइक्रोफैराड हमारा आंसर आएगा इसका। आसान है, थोड़ा सा सिर्फ इस फिगर को आपने बना लिया, बात खत्म हो जाती है। चलिए आगे क्या है हमारा, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझावे। आवेश निकाय की, चलिए अच्छी बात है। और कह रहा है एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर क्यू आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा की गणना करें। तो मतलब दो चीज हमको निकालना, एक क्या ऊर्जा निकालनी है और दूसरा हमको क्या निकालना है, आवेश स्थितिज ऊर्जा को समझाना क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसका पहला पार्ट में हम लोग आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, और दूसरा यदि क्यू आवेश को प्रत्येक कोने पे लेके गए, देख रहे हैं प्रत्येक कोने पे लेके जाएंगे तो हमारे इसके पास कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसको देखेंगे। चलिए पहला हमारा, अब निकाय का मतलब क्या है, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि किसी आवेश को या दो से अधिक आवेशों को यदि किसी अन्य बिंदु से या किसी अनंत से, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में हमको जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक दूसरे के समीप रखकर एक निकाय बनाया जाता है, इस निकाय को बनाने के लिए किया गया कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। इस संचित ऊर्जा को निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब दो आवेश या दो से अधिक आवेश को आसपास लाने में, कहां से, अनंत से, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो काम करना पड़ा, वही उसका क्या कहलाता है, उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यदि दो आवेश की हम बात करते, दो आवेश के कारण यदि बात करते तो क्या होता हमारा फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी 1 से 2, मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी, ये हमारा होता है। यदि 3 की बात करते तो हमारा क्या हो जाता, सिंपल सा 1/4πε0, जो दोनों आवेश की बात करें, इस दोनों के लिए एक बार, इस दोनों के लिए एक बार, इस दोनों के लिए एक बार, तो Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है उसको हम लिखे R12, Q1 Q3 और इन दोनों के बीच की दूरी कितना 13 और Q2 Q3 इन दोनों के बीच की दूरी 23। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, 3 आवेश के निकाय के लिए। तो आसान है। अब दूसरा सवाल है कि एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पे क्यू आवेश रखने पर खर्च ऊर्जा की गणना। तो अभी जो फॉर्मूला देखे हैं ये वाला, इसी का उपयोग करेंगे। अब चूंकि ये 3 के लिए था लेकिन यहाँ कितने हैं, 4 के लिए, तो इसका लिख लेते हैं। चलिए 1/4πε0 हम क्या कर लिए, बाहर रखते हैं। अब पहला इसके कारण, इस बहादुर के कारण, इस दोनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्यू दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला था ना, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी, तो मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी L प्लस, अब इसका इसके लिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये यदि L है ये भी L है, तो ये कितना हो जाएगा √2L। तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाई √2L। अब अगला इसका इसके साथ Q दोनों के बीच की दूरी L। अब इसका काम खत्म, अब इसका इसके दोनों के बीच की दूरी L। अब इसका काम खत्म, अब इसका इसके साथ Q बाई दोनों के बीच की दूरी L। अब इस वाले बहादुर का इसके साथ, तो हम लिख सकते हैं प्लस Q बाई दोनों के बीच की दूरी √2L। इसका इसके साथ तो हो ही चुका है पहले से। अब ये वाला बहादुर सिर्फ इसके साथ देना बचा हुआ है, तो उसको उसके साथ करेंगे, तो प्लस Q बाई दोनों के बीच की दूरी L, इतना। अब जो भी कॉमन है उसको बाहर रख लेते हैं, 1/4πε0 इंटू क्या, दो सब में Q² कॉमन है, Q² बाई L। यहां से क्या बच गया, Q² बाई L आ गया, तो यहां से 1, यहां से √2, यहां से 1, यहां से 1 और यहां से, अब और लिखेंगे, ये कितना हो गया 1 2 3 प्लस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, मतलब 2/2
√2। अब इसको करेंगे काम, 2/√2 बराबर क्या होता है √2, तो यहां से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाई L 3 प्लस √2। 3 एक कोई छूट गया था क्या? 1 2 1 2 3 4 5, अच्छा एक और छूटा हुआ इसमें, इसके लिए ये, इसके में से ये, इसमें से ये, इसका ये, और इसके लिए ये, और ये तो एक छूट गया था, मतलब +1, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 डाल लेते हैं आपकी बार, सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4, मतलब 4, और ये दोनों जुड़ेगा तो 2/√2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस √2, तो 4 प्लस √2, और क्या है q² बाई L, q² बाई L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाई L हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है, सिर्फ छूटना नहीं चाहिए, कुछ तो आसान है। चलिए अब क्या रहा है, u = -p.e को समझाइए क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं द्विध्रुव पे कायरत बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला, तो ध्यान में रखोगे बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, डायपोल मोमेंट इनटू E, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हमारा E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, और ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है, तो इसको लिख सकते हैं Pe sin थीटा। वही अदिश गुणनफल होता है तो क्या लिखते हैं, cos थीटा। चलिए अच्छी बात है। अब मान लीजिए द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, यदि हमारे पास मान लो पहले ये द्विध्रुव है, यहाँ पे +q है और ये हमारे पास -q है, अभी ये θ1 पे है, अब इसको हम घुमा के ले गए θ2 पे, मतलब +q -q, और अब की बात एंगल कितना बना θ2, तो किया गया काम क्या होगा, स्वाभाविक है छोटा सा एंगल से घुमा रहे हैं तो छोटा सा काम करेगा, तो कह सकते हैं कितना dθ का ये घूम रहा है, तो यदि हम काम इसका देखेंगे तो छोटा सा काम क्या होगा dw, चूंकि इसको घुमाना कितना है θ1 से θ, यदि छोटा काम के लिए dθ के लिए हम बात करते हैं तो छोटा काम होता है और dw उसका काम होता है, लेकिन यदि हम बात करें θ1 से θ2 के लिए तो हम लिख सकते हैं dw छोटू के लिए dθ के लिए, और यदि हम θ1 से θ2 बात करते तो इसको इंटीग्रेट करते, मतलब कहां से कहां तक घुमाना है, तो W इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dw, और dw इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है टाउ इंटू dθ। अब dw इक्वल्स टाउ इंटू dθ कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे हमारा F इंटू एस होता है, ठीक है, F.S मतलब क्या बल गुने विस्थापन, उसी तरह जब वृत्ताकार गति होती है तो उस टाइम में हमारा टाउ और थीटा चलता है, सेम जैसे ये काम करता है वैसे ये काम करता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं वर्ग इक्वल्स टाउ इंटू dθ। टाउ की वैल्यू कहां से Pe sin थीटा, Pe sin थीटा चिपका रहे, dθ का dθ रहने दिए, कहां से कहां तक घुमाए थे θ1 से θ2, θ1 से θ2 तक। अब इसमें से जो हमारे कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो मतलब Pe बाहर आ गया, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा Pe बाहर आ गया, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, ठीक है, और जो हमारा Pe बाहर था उसको बाहर ही रहने दिए, माइनस cos थीटा, इसका लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां तक जाना है इसको θ1 से θ2 तक, तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो लिख सकते हैं Pe माइनस cos थीटा θ1 से θ2। अब इंटीग्रेशन पढ़े होगे आप, उसमें सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट को, तो अपर लिमिट मतलब θ2 माइनस θ1 पुट किए, तो ये हमारा वर्क निकल गया, कार्य निकल गया, और कार्य हमारा कैसे किसी क्या बोलते हैं संचित रहता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है इकट्ठा रहता है, तो हम कह सकते हैं U इक्वल्स टू W, और जो हमारा ये निकाले वो दोनों क्या होगा बराबर होगा, दोनों का क्या होता है मात्रक भी हमारा जूल ही होता है, इसका यदि मात्रक लिखते तो क्या लिखते जूल लिखते। अब चूंकि हमको थीटा को कहां से कहां घुमाना है, थीटा को θ1 90 से लेके थीटा इक्वल्स टू कितना थीटा तक, मतलब ये हमारे पास ये हमारा
विद्युत क्षेत्र है, पहले थीटा कैसे था, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब इसको हम घुमा के कितने पे लेके चले गए, थीटा इक्वल्स टू थीटा के ऊपर, तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं। अब सबकी वैल्यू पुट करो, थीटा 2 कितना थीटा, तो थीटा पुट कर दिए, और थीटा 1 इक्वल्स टू 90, तो 90 का 90 पुट कर दिए, और कॉस थीटा का कुछ करना नहीं है, कॉस 90 बराबर 0 होता है पता है, तो 0 का 0 रख दिए, ये हमारा क्या आ गया माइनस PE कॉस थीटा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू कितना, अब चूंकि ये कॉस है, अभी जस्ट बोले थे अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो हमको कॉस देता है, तो इसको लिखा जा सकता था माइनस P डॉट E, यही साइन रहता तो P क्रॉस E जाता, क्योंकि यहाँ कॉस है तो क्या डॉट में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। तो इतना हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चलना है, हर एक चीज आपको एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं बचा करने के लिए, यहाँ सीधा सीधी आपको क्या करना है, ये हमारा हो गया थीटा 1, और थीटा 1 से कितना लेके गए थीटा 2 तक, चाहे वो नीचे लेके जाए या ऊपर लेके जाए, तो हमारा ये कहानी हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब यौगिक मतलब क्या, बहुत सारे हमारे क्या होंगे परावैद्युत, दोनों प्लेट्स के बीच में, ये हमारा एक प्लेट और ये हमारा दूसरा प्लेट, इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्या होंगे परावैद्युत पड़े हुए होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो इसको यौगिक बोला जाएगा। जैसे हमारा ये K1 कितने डिस्टेंस तक के लिए है, D1 में है, K2 हमारा कितने है D2 के लिए है, और K3 हमारा कितने में है D3 के लिए, ऐसा कुछ कहानी होगा। चलिए अब चलते अपनी कहानी के ऊपर। सेम कहानी हमारा क्या, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल, ये जो हमारे प्लेट लगे हुए हैं इसका क्षेत्रफल क्या है A है, एंड इनको बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D है। ओके, मान लीजिए कि प्लस माइनस Q आवेश प्लेट के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न करते हैं। अब ये हमारे एक जानते हैं संधारित्र के बारे में, एक पे यदि धन आवेश होगा तो दूसरे पर ऋण आवेश होगा, तो इसके कारण हमारा क्या है, इस दोनों के कारण इसके बीच में हमारा क्या E0 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही लिख दिए, यह अपनी कथावाचन में लिख दिए। अब इसके जो विद्युत क्षेत्र E0 होगा वो किसके बराबर होगा, पहले भी अभी देखे हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इसके बराबर होगा, और ये हम जानते हैं ये क्या होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं Q बाई A, और ये जस्ट का तस रख दिए। उसी तरीके से V0 बराबर हम लोग जस्ट देखे थे E बराबर V बाई D, तो V बराबर क्या E0 इंटू D, और E कोस तो हम लोग देखे कितना है Q A एप्सिलॉन नॉट और D का D, इतना रहने देते हैं। ये हमारे किसके लिए, जब अंदर में कुछ नहीं रखा गया, मतलब ये जो येलो येलो दिख रहा है ये नहीं है अभी। अब क्या किए, इसके अंदर इसको हम रखेंगे, किसको रखें, जब प्लेट के बीच मोटाई T का एक परावैद्युत स्लैब रखा गया। अब इसकी मोटाई कितनी, इसकी मोटाई T को जब इसके बीच में रखा गया, तो हमारा रखने का कारण क्या होगा भाई, जो ही ये रखेंगे तो ये धन आवेश, इसके ऊपर अभी कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो ऋण आवेश है उसको ये अपने साइड खींचेगा, और इसके अंदर जो धन आवेश होंगे वो दूर भेजेगा और निगेटिव की तरफ चला जाएगा, मतलब ऐसा। ठीक है, अब चूंकि ये अंदर ऐसा बन गया तो इसके कारण हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी अंदर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन आवेश से इस तरफ हमारा क्या बना जाएगा, EP बनना शुरू हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। अब विद्युत क्षेत्र बचा किसके अंदर, ये वाला और इस इतने वाले एरिया में और इसमें, ये तो उल्टा चलना शुरू कर दिया। इसमें कैसा था, प्लस से माइनस की तरफ ऐसा, और इसमें प्लस से माइनस की तरफ ऐसा। लेकिन इसके अंदर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, परावैद्युत है, उसके अंदर डायरेक्शन क्या पकड़ लिया, उल्टा, अपोजिट। तो अंदर की बात करें तो अंदर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने किसको डाला है, परावैद्युत कौन सा K को डाला है, तो हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, और इसको जैसे ये लिखा गया था सिर्फ यहाँ पे K हम चिपका दिए, सेम कहानी। उसी तरह अंदर हमारा आवेश है तो उसके कारण क्या होगा, विद्युत विभव भी बनेगा, विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं इंटू T, जैसे ये हमारा था Q D A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पहले कितनी दूरी थी दोनों के बीच की, इसके बीच जब ये नहीं था तो
डी था तो डी यूज किए। अब चूंकि ये आ गया है बहादुर, इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के कारण दोनों के बीच की दूरी कितनी, टी, तो यहाँ टी रख दिए, रख सकते हैं। अब बच कितना गया फोटोन, अब चूंकि ये तो बहादुर की कहानी कुछ और चली गई, तो अब बच गया कितना, कौन सा जगह, ये वाला जगह और ये वाला जगह, तो ये दोनों जगह मिल गया कितना, टोटल डी, इसमें से टी गया तो डी माइनस टी, तो यहाँ से हमारा कितना विभव बचेगा, ई नॉट डी माइनस टी, और ई नॉट बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और डी माइनस टी का डी माइनस टी। अब ये विभव किसके लिए, जो खाली जगह बचा हुआ उसके लिए भी, और जो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया, परावैद्युत डाला गया, उसके कारण ये, तब दोनों हमारे क्या है, विद्युत विभव है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों हमारे क्या होते हैं, अदिश राशियां होती है, तो कुल विभव बराबर क्या लिख सकते हैं, V प्लस Vp, V अभी जस्ट देखे कितना था, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और हमारा Vp इक्वल्स टू ये जोड़ दिए। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसको बाहर रख लिए, इसमें से क्या बचा डी माइनस टी, इसमें से क्या बचा टी बाई के, एप्सिलॉन नॉट और ए तो बाहर आ चुका है ना, तो टी बाई के। तो धारिता क्या होती है, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, हम लोग जानते हैं पहले से, तो यहाँ से चिपका दिए, वी की वैल्यू कहाँ, नीचे, और क्यू का क्यू रख दिए, इस क्यू से ये क्यू साफ, ये ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे ये बचेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के। तो ये हमारा किसके कारण हो गया कि एक से यहाँ क्या था, मान लो हवा भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी हमारा हवा है, और इसमें अंदर में हमने माने पानी डाल दिया इतने से जगह में, या कुछ कांच डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो अब ये यौगिक बन गया, हवा पानी हवा ऐसा कुछ, तो ये हो गया हमारा। इसके लिए किस चीज की पूछी गई थी, चाहिए तो नहीं है, तो हमसे पूछा क्या गया था, इसका यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता यहाँ सी निकाल चुके हम लोग, हो गया कहानी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया बाबू तो एक बार फिर से इसको देखोगे, छोटा सा चीज है लेकिन समझने वाली चीज है। हम आपको इसको उड़ा देते हैं कि आपको दिखे साफ साफ, अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, अब उसी को दूसरे तरीके से ये बनाया जा सकता है, चुटकी कैसे बना सकते हैं, अब ये यहां से यहां तक को इसके कारण हमारा मान लो C1 मान लिए, इसकी क्या संधारित्र की धारिता, इसकी C2 और इसकी C3, तो यदि हम बोलेंगे तो ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये भी तो यौगिक है, एक K1 है, एक K2 एक K3 है, मतलब हवा मिट्टी पानी, ये तीनों को मिला के हमने बना डाला, तो इसके लिए किसका C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3, और चूंकि ये कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणीबद्ध क्रम में जुड़े हुए हैं, तो माना कि परावैद्युत श्रेणी संयोजन में, तो श्रेणी संयोजन का ये फॉर्मूला जानते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब C1 की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के लिए हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो इससे हिसाब से C1 की वैल्यू डालते तो क्या होता, D ऊपर से, चूंकि नीचे है तो D वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो K पहले वाले के लिए K1 है तो K1 एप्सिलॉन नॉट A और D1 दोनों के बीच की दूरी, उसी तरह दूसरे वाले के लिए, उसी तरह तीसरे वाले के लिए। अब सब में जो कॉमन है, क्या कॉमन है भैया, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, बाहर रख ली, सबको अंदर कर दिए। अब इसको कुछ पलट के कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट निकला ना, अब तो C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इसको पलट के लिखना, मतलब C इक्विवेलेंट बराबर इतना लिख सकते हैं, तो ये भी उसका एक अल्टरनेटिव आंसर हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसी के साथ जाएं, नहीं कुछ याद है तब तो इसके साथ जाएंगे तो मार्क्स मिलेगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि 2 चार्ज Q एंड -3Q आर, चलिए x अक्ष पर d दूरी पर 2 आवेश Q और -3Q आवेश अवस्थित हो, तो 2Q आवेश के क्या कह, x अक्ष पर d दूरी पर 2 आवेश Q और -3Q अवस्थित हो, तो 2Q आवेश के तीसरे आवेश को, अच्छा चल कोई 2Q आवेश है, तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि तीसरे आवेश पे कोई बल ना लगे, इस संरचना की स्थिति ऊर्जा की गणना करें। मतलब कह रहा है कि हमारे पास एक आवेश है Q, दूसरा आवेश है -3Q, तो एक हमारे पास एक आवेश 2Q को कहां रखा जाए जिसके कारण इसके ऊपर कोई बल ना लगे, 2Q को यहां रखे कि यहां रखे
मतलब इस वाली लाइन इस पॉइंट पर रखे कि यहाँ रखे, कहाँ रखे, जिसके कारण इसके ऊपर बल ना लगे। तो समझिएगा थोड़ा सा, यदि मान लो ये आवेश यहाँ होता तो ये भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक, तो ये इसके ऊपर इस तरफ बल लगाता, ठीक है, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, ये क्या करता इस तरफ इसके ऊपर बल लगाता, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो सकता था। लेकिन यदि यहाँ की बात करते इस वाले बिंदु के ऊपर, तो ये इसके ऊपर बल लगाया किस तरफ, इस तरफ, और ये इसके ऊपर बल लगाया किस तरफ, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये भी इस तरफ खींचता, तो ये बराबर नहीं होता, मतलब यहाँ नहीं रख सकते। अब यहाँ की बात करते हैं, ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस तरफ, ये इसके ऊपर बल लगाएगा इस तरफ, चूंकि ये आवेश बड़ा है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम है, तो यहाँ पे बल जो इसको खींचेगा ये F1, ये F1 बड़ा हो जाएगा किससे, F2 से। क्यों? क्योंकि F में हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो आवेश भी बड़ा और ये हमारा क्या है, छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा बन जाएगा। ये जितना बड़ा होगा ये उतना छोटा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए ये यदि छोटा है तो ये बड़ा होगा, यदि ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम है, तो मतलब बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये पॉसिबल है कि ये संभव है, यहाँ पे भी आवेश को नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं पूरी कहानी को। तो इसके अंदर हमारी क्या है, ये तो पहला पार्ट, और दूसरा क्या, इस संरचना की स्थितिज ऊर्जा। चलिए बारी बारी से करते हैं। तो आप इसको देखते हैं, मतलब हम क्लियर हो चुका है कि भैया ये इस बीच में नहीं रहेगा, इस तरफ नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो हम मान लिए कि इस वाले Q आवेश से ये x दूरी पे है, तो इसके ऊपर इस Q के कारण इसके ऊपर बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ, इसका हमने मान लिया F1। इस माइनस वाले कारण इसके ऊपर किस तरफ बल लगेगा, इस तरफ, इसका हमने मान लिया F2। चूंकि यहाँ पे कोई बल ना लगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, F1 बराबर F2 के, तो मतलब F1 किसके कारण है, इस Q के कारण इसके ऊपर, तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q के ऊपर किसके कारण, Q के कारण, और दोनों के बीच की दूरी कितनी, x, तो x का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब किसके कारण ये F2 आ रहा है, इस वाले के कारण, तो क्या लिख सकते हैं 2Q, और वो क्या है हमारा 3Q। अब कह सकते हो कि सर ये -Q कहाँ गया, -3 लगा हुआ था ना, तो माइनस इसलिए हुआ, साफ हुआ क्योंकि इस माइनस के कारण ही ये इस तरफ घूमा है। यदि ये प्लस होता तो ये भी तो इसी तरफ डायरेक्शन दे रहा होता, तो हम लिख सकते हैं, और दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी, d प्लस x का स्क्वायर। ये से ये साफ, 2 से 2 साफ, Q से Q साफ, इस Q से ये Q साफ, यहां से बचा हमारा 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/d प्लस x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और देखते हैं, तो हम इसको दायां बायां कर ले तो क्या होगा, चलिए हम पूरा का दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देते, तो यहां से हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू √3d प्लस x। तो यहां से और लिखते तो ये इस साइड आ जाएगा, d प्लस x बराबर √3x, तो उस तरफ गया तो ये हो जाएगा d बराबर कितना, √3 माइनस 1 इंटू x। x बराबर लिख सकते हैं d बाई √3 माइनस 1, और इसकी वैल्यू जब निकालोगे 1.366d, ये हमारा किसका, अच्छा यहाँ लिखा भी था 1.366d, जब इसको निकालेंगे तो मतलब कह सकते हैं इस Q से इसकी दूरी कितनी होगी, 1.366d। आसान था। अब क्या रहे, इस संरचना के स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। अब इस संरचना की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो आगे के 3 आवेश का सिस्टम है, फॉर्मूला पीछे भी देखे थे, क्या था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस दोनों के सिस्टम के कारण मतलब 2Q
इंटू क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी, x प्लस, अब इसका उसके कारण तो लिख सकते हैं 2q माइनस 3q, इस यहां से वहां तक की दूरी x प्लस डी का प्लस, अब इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, बचा क्या, इसका इसके साथ, तो लिख सकते हैं प्लस में, चलिए यहाँ से प्लस हटा के यहाँ लिख लेते हैं, तो q माइनस 3q और दोनों के बीच की दूरी d, 2q, हाँ, तो इतना आ गया। अब इसमें आप जो हमने x का वैल्यू निकाला है उसको यदि आप इसके अंदर रख दोगे और सबको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.665 इंटू 10 टू द पावर 10 क्यू स्क्वायर बाई डी। जब x की वैल्यू डी में निकाले अभी जस्ट पीछे डी में, जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, कुछ कीजिए, तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अब क्या है, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द पैरेलल प्लेट, एक समानांतर पट्टियों वाले संधारित्र की बनावट और क्रियाविधि को लिखे, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये हमारा समानांतर प्लेट कैसा ही होता है ना, एक पे हमारा धन आवेश होता है, दूसरे पे हमारा क्या होता है, ऋण आवेश होता है, मतलब एक पे धन धनाधन धन और एक पे ऋण 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 मतलब निगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच कुछ दूरी होती है और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसको दोनों का क्षेत्रफल बराबर रहता है, तो ऐसा ही कुछ फिगर होता है। तो देखते हैं, दो पार्ट में इसको कर लिए, पहला एक समांतर पट्टियों वाली संधारित्र की बनावट और क्रियाविधि, और दूसरा क्या, इसकी धारिता के लिए व्यंजक। अब इसके सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की क्या बात करें, होता क्या, ये बात करते हैं। तो दो प्लेट की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक प्लेट पे क्या होता है, धन आवेश, और दूसरे पे क्या, ऋण आवेश, दूसरे पे ऋणात्मक होते हैं, जिसे परावैद्युत द्वारा समानांतर रूप में अलग किया जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो जगह बचा उसको किससे भरा जाता है, उसको परावैद्युत द्वारा भरा जाता है, जैसे हवा से कभी भरो, पानी से भरो, पेपर से भरो, जिससे भरो, अलग करके छोटी जगह में बड़ी मात्रा में विद्युत आवेश को संग्रहित किया जाता है। मतलब कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है समानांतर क्या है, समानांतर पट्टियों वाले संधारित्र जो है, इसका काम क्या होता है, संधारित्र का काम होता है आवेश को इकट्ठा करना, जमा करना, तो इकट्ठा किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है, ठीक है, मतलब दो समानांतर प्लेट। अब इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, समानांतर प्लेट संधारित्र की क्रियाविधि की क्या कहानी होती है, ये हमारा एक प्लेट, ये हमारा दूसरा प्लेट, इसको जो ही धन आवेश दिया गया, ठीक है, जो ही इसको धन आवेश देंगे तो ये क्या करेगा, अपने बाजू वाले जो प्लेट है उसके इस तरफ ऋण आवेश को खींच लेगा और इस तरफ हमारे धन आवेश को कर देगा। तो इसके कारण क्या होगा कि इसका जो देखिए क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत यह है कि जब एक अनावेशित प्लेट को, ये हमारा पहले क्या था, अनावेशित, ये भी अनावेशित था, लेकिन जो है इसको हम यहाँ से आवेश दिया गया तो ये अनावेशित के जो ऋणात्मक आवेश है उनको अपने तक खींचेगा और धनात्मक को दूर करेगा। तो आवेशित प्लेट को पास लाया जाता है, तो उस जिससे आवेशित प्लेट का विभव कम हो जाता है। अब चूंकि ये माइनस वाला बहादुर आया तो माइनस वाला क्या करेगा, हमारा ऋणात्मक जो आवेश है वो ऋणात्मक विभव को प्रदान करेगा। तो स्वाभाविक है इसके कारण जो पहले ये बहादुर जो था जितना दे रहा था, भी की वैल्यू मान लो 100 दे रहा था, ठीक है, जो ही ये निगेटिव वाला है तो इसको क्या किया, माइनस में देना शुरू किया। ये निगेटिव मान लो हमारा कितना है, -20, तो अब कितना बचा टोटल, इसके आने के कारण 80। अब कह सकते हैं सर प्लस भी तो है, तो भैया प्लस है तो ये थोड़ा सा बढ़ा देगा, थोड़ा सा इससे दूर है ना, तो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान लो 5 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया 85, मतलब फिर भी कम किया। अब क्या कि इसको एक पृथ्वी के साथ जोड़ दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा और इस पूरे को न्यूट्रल कर देगा। तो मतलब अब इस प्लेट पे न्यूट्रल हो गया, मतलब उदासीन हो गया। तो अब इसको जो ही हटा दोगे तो इस पे क्या बचेगा, सिर्फ ऋणात्मक। तो अब जो -20 किया था वापस ये कितना बन गया, 80 रह गया। तो मतलब इसकी क्या किया, जिसके आवेशित प्लेट की विभव को क्या कर दिया गया, कम हो जाता है, और इसकी धारिता क्या हो जाती है, C = क्या होता है, Q/V जानते हैं। तो भी यदि कमेगा
तो इस पूरे टर्म को क्या करेगा, यदि पहले था 2/5, अब की बार हो गया 2/2, तो ये क्या हो गया, ये 1 के बराबर, जबकि ये किसके बराबर है 0.4 का, तो 1 से कम है, तो नीचे वाला को यदि कम करेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही है, क्या कहते हैं, तो बढ़ जाती है किसकी वैल्यू, धारिता उसकी। अब यह और आवेश रख सकता है, अब इसकी कैपेसिटी क्या हुई, बढ़ गई, तो क्या करेगा, और रख सकता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो आवेशित प्लेट का विभव और कम हो जाएगा, जो अभी हम बस जस्ट बताए क्या कि पृथ्वी के साथ जोड़ दिए तो क्या हो गया, इसके और बढ़ जाएगा, और धारिता विभव क्या होगा, और कमेगा, और जबकि धारिता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। जैसे हमने बताया पहले 100 था, +20 किसके कारण, स्प्लिट के आने के कारण, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस भी है उसके कारण +5 जुड़ गया। अब वापस से जो ही ये हट जाता है, ये प्लस वाले को हम अर्थ के साथ जोड़ के हटा लेते, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ये प्लस वाला हट गया, तो वापस ये -20 ही रह गया, ये 5 की कहानी खत्म। तो कितना बचेगा, यहाँ से 80 का 80 चल रहा है, तो मतलब V की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। ठीक है, तो इतना लिख के आएंगे आप। अब क्या रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का चलिए, दो आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, यदि जस्ट बात किए थे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यदि ये धन आवेशित है तो इसके कारण दोनों साइड बाहर निकलेगा कितना, और यदि ये ऋण आवेशित है, क्या है, ऋण आवेशित, तो इसके में ये अंदर की तरफ भी आएगा और इस साइड से भी अंदर की तरफ आएगा, σ/2ε0। तो अंदर में कितना हो गया, दोनों आ गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, σ/2ε0, σ/2ε, तो कितना मिला अंदर में, विद्युत क्षेत्र σ/ε0। और हम लोग जानते हैं क्या, प्लेटों के बीच का विभवांतर V = E/d, कई बार अभी चर्चा कर चुके हैं। E की वैल्यू यहां से चिपकाओ, D का D, तो σ/d/ε0, D क्या, इन दोनों के बीच की दूरी। चलिए, और धारिता बराबर C = Q/V जानते हैं, तो Q का क्या करेंगे भाई, Q का Q = हम लिख सकते हैं, जिस बराबर क्या होता है Q/A, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस, तो लिख दिया हम इतना। V बराबर यहां से चिपका दिए, अब ये ε0 ऊपर चला गया और क्या कट गया, ये से ये कट गया, तो ε0 ऊपर, तो ε0 A/D। कई बार इसको हम यूज किया और बार बार ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो C बराबर कितना होता है, ε0 A/D, किसके लिए, समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यदि निर्वात या हवा की बात करते तो क्या लिखते हैं, ε0 A/D, और यदि हम किसी माध्यम की बात करते तो माध्यम के साथ गुना कर दोगे, तो सिंपल सा लिख सकते हैं। इसको और लिखना चाहते तो K ε0 A/D, ये भी लिख सकते हैं माध्यम के लिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। ये आपको कैसे आया है, आपको ये पढ़ाया गया हुआ कब, जो पहला आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको ये अच्छे से पढ़ाया गया कि ये σ/ε0 कैसे हुआ। सर एक क्वेश्चन भी था। चलिए अच्छा है, तो पार्ट 2 इसका खत्म। तीसरा क्या रहा है भैया, ये दोनों भी कब का, 2015 में भी पूछे हुए हैं और 2012 में भी पूछे हुए हैं। क्या कह रहा है कि धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर इतना आवेश दिया जाए तो आवेशित चालक की ऊर्जा ज्ञात करें। या कैसे, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर इतना आवेश दिया जाए तो चालक की आवेश की, दोनों एक ही बात लिखा। तो 2 बार पूछ चुका है, 12 और 15 में। चलिए देखते हैं, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पे तो क्या निकालना है भैया, ऊर्जा निकालना है। तो सबसे पहले ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं, 12CV² जानते हैं। तो त्रिज्या हमको पता है, Q पता है। चलिए हमको क्या क्या गिवन है, गिवन हमको है R9 सेंटीमीटर और कैपेसिटी C हमको दिया गया है, अच्छा कूलम दिया गया ना, मतलब Q दे दिया हमको कितना, 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसका और भी फॉर्मूला यदि आपको ध्यान में होगा तो इसको लिख सकते हैं C = Q/V। यदि Q दिया है तो Q के टर्म में रख लेते हैं, तो 1/2 Q/V इंटू, अच्छा C को Q बदल रहे हैं, V को बदलते हैं। R से हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V, तो यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं Q बाई C, तो यहाँ से C का C और V के जगह पर लिख सकते हैं Q बाई C का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आ गया 1/2 C Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, स्क्वायर से ये साफ, तो यहाँ से बच गया 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो हमको क्या क्या चाहिए, Q तो हमको पता है, C नहीं पता, तो C बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। चलो ये भी हम कैपिटल R लिख लेते हैं। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का नाम पता है, इसका तो नहीं पता है, लेकिन इसका ये पता, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि हमको पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा इसका उल्टा, और R का कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 गुने 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये 9 से ये कट गया, ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -11 मीटर। ये हो गया, हमको C पता चल गया, अच्छी बात है। U का फॉर्मूला इतना तोड़ ताड़ के आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे करके हम लोग बदल सकते हैं। U बराबर कितना, हाफ Q स्क्वायर बाई C, 1/2 का 1/2, Q कितना दिया 4 इंटू 10 टू द -6 कूलम, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का स्क्वायर, और C की वैल्यू कितनी 10 टू द -11, ये हो गया 1/2 का 1/2, ये हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर -12 और 10 टू द पावर -11, तो ये कट गया 8, यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -1, एनर्जी है तो जूल, तो इसको लिख सकते हैं 0.8 जूल। तो ये सारी की सारी कहानी आपके रफ के लिए है, याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिख सकते हैं, कभी भी कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, तो लिख सकते हैं 0.8 जूल। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं 10th नंबर 11 में पूछे हुए क्या कह रहा है, सिद्धांत सहित चलिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सिद्धांत सहित किसी वैन डी ग्राफ चरित्र की बनावट एवं क्रिया पद्धति की व्याख्या करें, लंबा चौड़ा, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसी को कहते हैं वैन डी ग्राफ चरित्र, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आवेश को जमा किया जाता है, जिससे कारण उसका क्या होता है विभवांतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यदि आप गलती से इसको छोड़ोगे तो आपका भी शकल ऐसा और बाल ऐसे ऐसे आपके खड़े हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, पूरी कहानी है आप समझोगे। ये हमारे पास एक कंघा होता है, ओके, इस कंघे से यहाँ से आवेश लिया जाता है और ये कंघा इस बेल्ट को आवेश देता है, जिसके कारण ये बेल्ट आवेश को लेके ऊपर जाता है, और ये वाला जो गोलू दिख रहा है इस गोले को वो आवेश देता है, और ये आवेश इसके बाहरी सतह पे जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इसका क्या होगा, अब ज्यादा आवेश रखेगा तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभवांतर बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं इसमें सिंपल, ये खिसक जा, तो कह सकते हैं वैन डी ग्राफ जनित्र क्या होता है, यह एक स्थिर वैद्युत मशीन है जिसका आविष्कार किसने किया था, वैज्ञानिक आरजे वैन डी ग्राफ ने किया था। अच्छी बात है, किया है। यह उपकरण क्या कहता है, अति उच्च विभवांतर लाखों वोल्ट की कोटि का उत्पन्न करने के लिए क्या एक साधन है। इतना उच्च विभवांतर की नाभिकीय भौतिकी के प्रयोगों में क्या क्या थे, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। अब इसके सिद्धांत में क्या आते हैं, सिद्धांत पहला होता है कि चालक के नुकीले भागों से विद्युत अनावेशन। ये जो हमारा चालक है, यहाँ पे जो इसे कंघा दिख रहा है, कंघा के पास क्या होता है, नुकीला बहुत सारे होते हैं, तो इसके से आवेश के निकलना मतलब अनावेशन, मतलब वहां से आवेश चला गया। और दूसरा क्या है, खोखले गोलाकार चालक के इस गुण पर कि वह उसको दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैलाता है। जो हमारा खोखला चालक है, बाहर जो गोलू दिख रहा था,
ये जो गोलू दिख रहा था, इस गोलू के ऊपर ये क्या कर रहा है, आवेश को उसकी बाहरी सतह पर फैला रहा है। ये दो सिद्धांत इसके होते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत पर हमारा क्या करता है, ये काम करता है। तो इतना आप लिखोगे, सिद्धांत यदि लिखना है सबसे पहले बनावट, क्रिया पद्धति और सिद्धांत। तो सिद्धांत हमारा ये हो गया, वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखोगे पिक्चर दिख रहा होगा साफ साफ, ये कंघी है हमारे पास, इसका नुकीला है, यहां से आवेश क्या हुआ, इस बेल्ट के ऊपर गया। जो हमारा P1 एक पुल्ली है, P2 दूसरा है, जो किसके थ्रू चलता है, ये हमारा मोटर से घुमाने का काम करता है, जिसके कारण ये बेल्ट क्या होता है, इस पुल्ली के घूमने के कारण ये बेल्ट के ऊपर जो पुल्ली है वो भी घूमेगा और यहाँ से आवेश लेगा और ये यहाँ से आवेश इसको दे देता है, जिसके ये गोलू के ऊपर क्या होता है, आवेश जमा होने से होता है। कह सकते हैं इससे एक बहुत बड़ा अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ क्या होता है, खोखला धात्विक गोला S1 होता है, जो बाहर दिख रहा है S, जो पृथ्वी से पृथक होता है, मतलब उसका कोई कनेक्शन किसके साथ नहीं है, पृथ्वी के साथ नहीं है। यह दो अचालक स्तंभ S1 और S2 पर टिका हुआ है। ये स्तंभ दिख रहा है S1 और S2, थोड़ा कलर को बदला जाए, ये S1 और S2 हमारे हैं, ठीक है। पर उचित ऊंचाई पर रखा जाता है। ये इसके रचना या बनावट की बात कर रहे हैं। एक लंबा पतला पट्टा जैसे रबर का या सिल्का का, ये सब हमारे हो सकते हैं। दो घिरनियों P1 और P2, ये जो पुल्ली है या घिरनी बोलो, P1 और P2 से होकर गुजरता है, जिसमें P1 नीचे लगी होती है तथा P2 कहाँ होता है, S के केंद्र पर लगी होती है। ये हमारा S है ना, ये जो गोलू है उसी को हम लोग क्या बोले हैं, S बोले, इसके केंद्र पर लगी होती है। पट्टे को घिरनियों के ऊपर विद्युत मोटर M द्वारा लगातार चलाया जाता है। अब ये जो पट्टा लगा हुआ है, इसको इस P1 के द्वारा, ये किसके द्वारा चल रहा है, इस मोटर किससे चल रहा है, तो उसे लगातार चलाया जाता है। C1 और C2 क्या है, दो नुकीले कंघे होते हैं। ये C1 हमारा यहाँ पे और C2 यहाँ पे, दो कंघे नुकीले कंघे होते हैं, जिनके नुकीले सिरों पट्टी की ओर रहती है, दिख रहा है पट्टी की ओर रहती है। S से जुड़ा हुआ कंघा C2 संग्राहक कॉम कहलाता है या कलेक्टिंग कॉम कहलाता है, और C1 को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रे कंघा या इसको संग्राहक कंघा कहते हैं, कॉम लिखा गया, ठीक है। यह उच्च वोल्टता पर रखा जाता है, जिसके कि यह पट्टी को धन आवेश की बौछार कर सके। अब ये यहाँ से गया आवेश, ये क्या करता है, इसके ऊपर ये हाई पोटेंशियल पर रखा गया, उच्च पर रखा गया है, किस पे, उच्च वोल्टेज पर रखा गया, जिसके कारण ये इसको आवेश दे सके, और ये आवेश बेल्ट लेके क्या करेगा, इसको देगा और ये इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, बनावट कहो, संरचना बोलो, रचना बोलो, सब। तो यहाँ आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे साफ सुथरा एकदम, फिगर उगर बना के, बढ़िया नंबर मिलेगा। यदि पूछता है तो, ना पूछे तो ना लिख दीजिएगा। उस तरह क्या होता है, जो अभी बताए थे क्रियाविधि के अंदर, वही हमारा एक से जाएगा, दूसरे से जमा होगा, यही पूरा लिखा हुआ है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहे, धारिता को परिभाषित करे तथा उसका SI मात्रक लिखे। सिद्ध करे कि समानांतर प्लेट संधारित्र में स्थित विद्युत ऊर्जा हाफ CV² होती है। इसके आधार पर विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात करे। तो ये हम लोग देख चुके हैं, इसको 3 पार्ट किए। पार्ट 1 में क्या किए, धारिता की परिभाषा, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हाफ CV², ये भी हम लोग देख चुके हैं। और तीसरा, इसके आधार विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ये तीनों मिलके पहला वाला क्वेश्चन कब देखे हैं, 2021 के 2 मार्क्स वाले में देख चुके हैं। तो ये क्या था कहानी में, तो कहानी में क्या था हमारा, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा ये जो दूसरा पार्ट था, जो 2010 के में सेकेंड पार्ट है, वो भी हम 2020 के 2 मार्क्स में देख चुके हैं। तो ये भी कहानी पूरी हो चुकी है आपको 2 मार्क्स के अंदर। तो आप सिर्फ नोट करोगे, कहानी आगे बढ़ेगी। ये हमारा 2018 वाले क्वेश्चन जो अभी पहले देखे थे, उसमें भी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन ये हमारा, तो ये भी पूरी कहानी देखी जा चुकी है, तो इसको भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये पूरा देख चुके हैं हम लोग। अब है हमारा एक समांतर प्लेट वाले संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच संयुक्त परावैद्युत माध्यम डाला जाए तो संधारित्र की धारिता किस प्रकार परिवर्तित होती है। ये ऑलरेडी हम लोग पूरा देखे हैं, ठीक है। तो हमारा 12th का है,
व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तो ये ऑलरेडी हमको देखा हुआ है, आज ही देखे हैं। अब यदि इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में डाल दिया जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक देखोगे हर एक की वैल्यू क्या है, 1 है या उससे बड़ी है। तो यहाँ पे 1 से बड़ी कुछ डालोगे तो ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा, ठीक है, 1 से कम ही लेगा, कुछ तो लेगा। तो मतलब ये क्या है कि ये किसी न किसी के साथ तो धन के साथ ही गुना करेगा। तो क्या करेगा, ये डी की वैल्यू में से कुछ को घटाओगे, और घटाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू यदि पूरी की कम हो गई तो कम से ज्यादा में भाग दोगे तो क्या होगा, हमको ज्यादा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि माध्यम कुशी को डालने से, यदि संधारित्र के बीच प्लेट संयुक्त परावैद्युत माध्यम डाला जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहाँ गया भाई, धारिता बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। पहले मान लो 1/5 था, अब क्या हो गया 1/4 हो गया। तो ये कितना 0.2 और ये कितना होगा 0.25। तो ये यदि कम होगा तो ये क्या करेगा, पूरा इसकी वैल्यू को तो बढ़ा दिया ना, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। आप कह रहा है किसी विद्युतीय द्रव्य के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकलन संबंध द्वारा विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अवकलन संबंध द्वारा देखते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या चीज, अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमारे पास देखिएगा, कहाँ गया भैया, हाँ, क्या कह रहा है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकलन संबंध द्वारा विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। चलिए विद्युत विभव, चलिए अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, विद्युत विभव कहाँ पे, इसके अक्षीय रेखा पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ के लिए हम बात करें तो इसके कारण यहाँ पे मान लिया कितना मान लेते हैं V1 प्लस माइनस के लिए ना, तो इसके कारण इसके यहाँ पे V1 और इस वाले के कारण इस पॉइंट पे V2। तो यहाँ से इसके लिए बात करते हो तो V1 बराबर क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है -q, और दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी होती है 2a, और यहाँ से इसके केंद्र से इसकी दूरी होती है कितनी, r। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हमारी a, ये भी दूरी हमारी a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r प्लस a, तो r प्लस a लिखा जा सकता है। उसी तरह V2 लिखते तो क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, किसके कारण, इसके कारण, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी यहाँ तक r, और ये यहाँ से आधी कितनी a, तो यहाँ लिख सकते हैं r माइनस a। तो V1 V2 ऐसे निकाल लिए और यहाँ पे पुट कर दिए। V1 हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a से p की दूरी, a से p की दूरी कितनी r प्लस a, तो r प्लस a। उसी तरह हमारा V2 किसके कारण, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस a, Vp लिख लिया। अब दोनों के लिए हमको क्या चाहिए, वहां पे विद्युत विभव जो होता है हमारा, अधिक से बार बार बोल चुके हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r प्लस a, प्लस ये दूसरा वाला ये, इसको भी जोड़ दिए। अब इसको कॉमन क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसने भी q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसने भी q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन था, इसको बाहर कर लिए, अंदर ये बचा। अब इसको दायां बायां करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, और q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, तो इसलिए यहाँ पे p रख दिए, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अक्षीय रेखा पे हमारा क्या निकल गया, विद्युत विभव निकल गया। अब इसका उपयोग करेंगे क्या करने के लिए, ये हम निकाल लिया अक्षीय रेखा के ऊपर। चलिए पहले इसको तो साफ सुथरा कर दिया जाए, ठीक है, इतना आप निकाल सकते हो अक्षीय रेखा के लिए। अब द्विध्रुव यदि क्या हो, लघु हो, छोटू सा हो, तो याद है पिछले बार भी किए थे, यदि a बहुत ही छोटा है r से, तो r में से किसी को घटाओगे बहुत छोटे को, तो क्या बचेगा, बड़ा वाला बचेगा। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम किसके बराबर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, r स्क्वायर के। तो यहाँ r स्क्वायर लिखते k, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, k मान लिया p बाई r स्क्वायर। अब अवकलन संबंध क्या होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच माइनस dv बाई dr, पढ़े होंगे आप, पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे हम
v की जगह पर रख दिए के पी आर स्क्वायर बाई डी आर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसमें सबसे पहले बाहर क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा, के पी को बाहर कर लिए और डिफ्रेंशिएट किसका होगा, आर स्क्वायर का 1/r स्क्वायर का बाई डी आर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे कितना है, डी आर पे पावर 1/r स्क्वायर मतलब r पे पावर -2 बाई डी आर। तो ये हो जाएगा -2 r टू द पावर n माइनस 1, -2 -1 मतलब -3। इसको इतना लिख सकते हैं -2 r to the power -3। अब के हमारा जैसा का तस, p को अंदर लेके चले गए और ये -3 था, इसको नीचे कर लिए तो k 2p बाई आर क्यू। और यही हम लोग निकाले थे अभी, किसी भी पॉइंट के लिए निकाले थे तो उस समय अक्षीय रेखा के लिए यही निकला था 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। तो हमने किसका उपयोग करके, अवकलन संबंध का उपयोग करके अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। किससे, विद्युत विभव। पहले विद्युत विभव निकाला अक्षीय रेखा के ऊपर, कितना आया, इतना आया हमारा। अब इसका उपयोग करके हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। विद्युत क्षेत्र जब पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, वहां पे ये चीज आपको पढ़ाया गया होगा। तो अक्षीय रेखा पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहां तक क्वेश्चंस थे, ठीक है। हो सकता है वीडियो काफी लंबा बना। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हैं कि आपको पसंद आया नहीं आया और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के।